टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो सर हमने पढ़ा था कि केमिकल बॉन्ड क्या होती है कि हमारे पास सर दो एलिमेंट्स थे, दो एलिमेंट्स के बीच में अगर क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। और इस केमिकल बॉन्ड के बनने के लिए हमारे पास दो मेजर फैक्टर्स होने चाहिए। एक तो क्या होना चाहिए, इनके बीच में डिस्टेंस क्या होना चाहिए बेटा, कम होना चाहिए। डिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एंड सेकंड थिंग, एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। एनर्जी क्या होनी चाहिए और स्टेबिलिटी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। तभी हमारे पास क्या बनेगी बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। क्लियर है। अब सर ये तो पढ़ लिया हमने कि बॉन्ड फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन ये बॉन्ड फॉर्मेशन के भी क्या होते हैं, कुछ टाइप्स होते हैं, जिनके अंदर सबसे पहला टाइप आता है बेटा हमारे पास आयनिक बॉन्ड। कौन सी, आयनिक बॉन्ड, जो किससे मिलके बनती है, आयन से मिलके बनती है। क्या आपको पता है आयन्स कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के, एक जिसके ऊपर कौन सा चार्ज हो, दूसरा पॉजिटिव वाले को क्या बोलते हैं, नेगेटिव वाले को। सेकंड जो बॉन्ड आती है वो आती है हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड। कौन सी, क्या पता है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। एंड जो लास्ट वन बॉन्ड आती है बेटा हमारे पास वो आती है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड, अगर हमारे पास, अच्छा कोवलेंट बॉन्ड के अंदर क्या होती है, म्यूचुअल शेयरिंग होती है। क्या होती है, म्यूचुअल का मतलब क्या होता है, दोनों तरफ से शेयरिंग हो रही होती है। कि हमारे पास एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन्स को। और जो बॉन्ड बनती है उसे हम क्या बोलते हैं, अगर हमारे पास एलिमेंट ए है, एलिमेंट बी है, सिर्फ एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, तो उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलते हैं, डिनोट किससे करते हैं, एरो से। किससे डिनोट करते हैं बेटा, कंप्लीट टॉपिक है, आगे डिस्कस करेंगे। क्लियर। अभी किसके बारे में पढ़ रहे हैं, सिर्फ टाइप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे बता सकते हो बॉन्ड्स कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी, आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट। पूरा टॉपिक है बेटा आगे। आयनिक बॉन्ड एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग इट। सबसे पहले हम किसको पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्ड को। कौन कौन से फैक्टर्स उस बॉन्ड को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे बनती है बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से। ट्रांसफर भी दो टाइप से हो सकता है, एक तो कैसे, डोनेट करके, एंड द अनदर वन इज गेन करके। डोनेट करता है तो कौन सा चार्ज आता है, गेन करता है तो, वो डोनेट करना कौन चाहेगा, मेटल्स। कौन डोनेट करना चाहते हैं, और गेन कौन करते हैं बेटा, नॉन मेटल्स। तो सर एक एलिमेंट हमारे पास इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, और एक एलिमेंट उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, गेन करेगा। और ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है, इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से यहाँ पे बीच में क्या बनेगी, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की वजह से जो बॉन्ड बनती है, उस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आगे क्या समझ, इट इज फाउंड बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। ये किसके बीच में बनती है बेटा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनती है। मेटल की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स को, और नॉन मेटल की, इन इट मेटल ऑलवेज लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स। मेटल हमेशा क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को, और नॉन मेटल क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है क्या। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, आपको पता ही है कि हमारे पास मेटल कौन सा होता है, अल्कली मेटल्स। कौन से मेटल्स, अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कौन से होते हैं, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना होता है बेटा, 1s होता है। कितना होता है, और 1s में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1 होता है। उसके बाद 2s1, फिर लास्ट कहाँ तक होते हैं, 7s1 तक होते हैं। क्लियर है बेटा। एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। बात करें हम एलोजेंस की, एलोजेंस कौन से होते हैं, 17 ग्रुप के एलिमेंट होते हैं बेटा। 17 ग्रुप के एलिमेंट्स का कन्फिग्रेशन क्या होता है, 2p5। कितना होता है, 2p5। 2p5 से लेके 6p5 है। क्लियर है। अब मान लो हमारे पास 1s1 वाला एलिमेंट छोड़ के यहाँ पे हम 3s1 वाला एलिमेंट ले लेते हैं, Na। कौन सा, ये आप 10th क्लास में करके आ चुके होंगे। Na के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन होता है। अच्छा मैंने इसके आगे डॉट लगाई है, जो रिप्रेजेंटेशन होती है किसने दी थी, कौशल एंड लेविस ने। बात करें बेटा हम क्लोरीन की, क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 होते हैं। कितने होते हैं, 7 होते हैं। अगर ये इस एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ट्रांसफर कर दे, तो इनके बीच में इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या बनेगी, बॉन्ड बनेगी, और इस बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। क्लियर है क्या। इस आयनिक बॉन्ड का एक और नाम होता है जिसके बच्चे कंफ्यूज होते हैं, क्या नाम होता है,
इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कौन सी बेटा? तो कहीं अगर इलेक्ट्रोवैलेंट नाम लिखा आ रहा है तो उसका ना मतलब भी क्या होता है? आयनिक ही होता है। क्लियर? नेक्स्ट जो पार्ट है सर हमारा वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के जो बनने के फॉर्मेशन होती है उसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो जो फैक्टर्स होते हैं बेटा, सबसे पहला फैक्टर आता है हमारे पास लो आयनाइजेशन एनर्जी। क्या मुझे कोई बता सकता है आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हाँ, तो हमारे पास सर कोई भी एक एलिमेंट है, एलिमेंट के अंदर क्या होंगी? शेल्स होंगी। क्या होंगी? सबसे बाहर वाली शेल को क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल। अगर आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालना है तो क्या देना पड़ेगा? और जो एनर्जी रिक्वायर होती है इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसे हम क्या बोलते हैं? अच्छा मुझे ये बताओ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है? हाँ, अब अगर हमारे पास आउटर मोस्ट शेल में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला तो कौन सी एनर्जी चाहिए? और अगर एक इलेक्ट्रॉन को अंदर ला रहे तो एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। और इस रिलीज एनर्जी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो सर यहाँ पे हमारे अच्छा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का एक और नाम होता है। क्या नाम होता है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्या होता है बेटा? अच्छा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? द टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन। जो टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। और इलेक्ट्रॉन को गेन करने के बाद जो एनर्जी रिलीज होती है उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। या फिर एक और नाम होता है क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। क्लियर? पता है ना? तो सर अगर आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करनी है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होनी चाहिए? थर्ड जो पार्ट है सर हमारे पास वो है लैटिस एंथैल्पी। क्या चीज है? इसके बारे में हम पढ़ेंगे क्योंकि ये क्या आ रही है? नई टर्म आ रही है। क्लियर है बेटा? तो ध्यान से देखो, सबसे पहला फैक्टर जो है हमारा वो है लो आयनाइजेशन एनर्जी। कौन सा? तो द मेटल्स विद लो आयनाइजेशन एनर्जी फेवर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। अब मान लो हमारे पास इसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है। कौन सा एलिमेंट ले रहा हूं मैं? सोडियम ले रहा हूं। कौन सा ले रहा हूं बेटा? तो पहली शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, फिर 8 और तीसरी में। तो आयनाइजेशन एनर्जी कम है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या है? मतलब कम एनर्जी रिक्वायर्ड है एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। कम एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो कम एनर्जी चाहिए तो हमारे पास जल्दी निकलेगा इलेक्ट्रॉन। जल्दी इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जल्दी क्या होगी? ट्रांसफरेंस होगी। और जितनी जल्दी ट्रांसफरेंस होगी उतनी जल्दी हमारे पास क्या बनेगी? आगे क्या समझ में? तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? आगे समझ। एज लोअर इज द आयनाइजेशन एनर्जी मोर रेडिली इट विल लॉस इलेक्ट्रॉन। जितनी ज्यादा कम आयनाइजेशन एनर्जी होगी उतनी जल्दी बेटा वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? लूज करेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। द नॉन मेटल पार्टिसिपेटिंग शुड हैव हाई इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जो नॉन मेटल पार्टिसिपेट कर रहा है, नॉन मेटल कौन सा होता है बेटा? जो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करता है? गेन करता है। किसके अंदर? आउटर मोस्ट शेल में। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स को गेन करता है तो क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो जो नॉन मेटल पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए। बिकॉज मोर इट विल हैव अट्रैक्शन। जितनी ज्यादा ये अट्रैक्शन करेगा उतना ही ज्यादा हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा? मूव करेगा इसके तरफ। क्लियर? एंड द बॉन्ड विल बी फॉर्म। तो सर यहाँ पे हमारे पास कोई भी एक एलिमेंट है, अगर उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी है, डोनेट करने की टेंडेंसी है तो एनर्जी क्या होगी? रिक्वायर्ड होगी। उस एनर्जी को क्या बोलेंगे? और वो क्या होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। अगर हमारे पास कोई ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी आएगी? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और वो क्या होनी चाहिए? हाई होनी चाहिए, ताकि ये क्या कर सके? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट कर सके। और इसके बीच में क्या बनेगी? बॉन्ड बनेगी, जिसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। थर्ड जो चीज है सर, थर्ड है हमारे पास लैटिस एंथैल्पी। कौन सी? ध्यान से सुनना इस पार्ट। हमारे पास क्या है? एक तो NaCl है। क्या है बेटा? और एक है हमारे पास Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। Na पॉजिटिव एंड, मान लो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव कंबाइन हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं? NaCl बना रहे हैं। इसकी कुछ ना कुछ एनर्जी थी, दैट इज नोन एज, इसकी एनर्जी थी दैट इज नोन एज। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? कुछ ना कुछ एनर्जी बच जाती है। कुछ ना कुछ एनर्जी बच जाती है। तो वो एनर्जी जो रिलीज होती है दो कंस्टिट्यूएंट्स को कंबाइन करने पे, दो कंस्टिट्यूएंट्स को कंबाइन करने के बाद एक मोल प्रोडक्ट बनता है, और साथ में जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? लैटिस एंथैल्पी। क्या बोलते हैं बेटा? चलो इसका इनवर्स भी देखते हैं। इनवर्स क्या है?
एक मोल NaCl को या फिर एक मोल कंपाउंड को जब हम डिसोशिएट करते हैं किसके अंदर, कंस्टिट्यूएंट्स के अंदर, और तब जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है या फिर रिलीज होती है उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एंथैल्पी। आगे क्या समझ में क्लियर? डेफिनेशन देखो ध्यान से, इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो नीडेड होती है ब्रेक करने के लिए किसको, एक मोल बॉन्ड को, किसके अंदर, कंस्टिट्यूएंट के अंदर, दैट इज यहाँ पे हमारे पास NaCl है। अगर हमें इसे तोड़ना है किसके अंदर, Na और Cl के अंदर, तो हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, आगे क्या समझ में, और द एनर्जी रिलीज व्हेन कंस्टिट्यूएंट्स कंबाइन टू फॉर्म वन मोल ऑफ कंपाउंड, या फिर हमारे पास दो कंस्टिट्यूएंट्स मिलके क्या बना रहे हैं, एक मोल कंपाउंड बना रहे हैं, तो साथ में जो एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, उस एनर्जी को भी हम क्या बोलते हैं बेटा, लैटिस एंथैल्पी। आ गया समझ में, क्लियर है? मोर इज द लैटिस एनर्जी मोर स्टेबल इज द बॉन्ड फॉर्म, जितनी ज्यादा लैटिस एनर्जी उतनी ज्यादा स्टेबल बॉन्ड। क्लियर है क्या? तो आपने पढ़ा कि हमारे पास आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी। अगर ये तीनों चीजें तो हमारे पास क्या बनेगी, आयनिक बॉन्ड बनेगी। कैसी बनेगी, स्ट्रॉन्ग बनेगी। आ गया क्या समझ में? ऑल द कंपाउंड्स इन विच आयनिक बॉन्ड इज प्रेजेंट आर कॉल्ड एज आयनिक कंपाउंड्स। और जितने भी कंपाउंड जिनके अंदर कौन सी बॉन्ड प्रेजेंट होती है, उन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? क्लियर है क्या? पक्की बात है। तो सर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारे पास जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। जनरल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, जनरल क्या क्या मतलब होता है, मेन प्रॉपर्टीज। सबसे पहली जो आती है हमारे पास वो आती है फिजिकल स्टेट। कौन सी बेटा, फिजिकल स्टेट में हमारे पास, ध्यान से सुनना, प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब यही होता है कि अगर आप कहा गया ना किसी भी कंपाउंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो वो यही प्रॉपर्टीज होती है। फिजिकल स्टेट के अंदर क्या आती है, फिजिकल स्टेट मतलब आपकी फिजिकल स्टेट, दैट इज कलर हो गया कि उसका कलर कैसा है, या फिर स्टेट हो गई, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, या फिर ऑर्डर हो गई कि उसके अंदर से स्मेल कैसी आ। क्लियर है बेटा? स्पेलिंग देख लेना शायद। उसके बाद से सेकंड प्रॉपर्टी आती है हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सब्सटेंस क्या हो, मेल्ट होना स्टार्ट हो। बॉइलिंग पॉइंट जिसपे बॉइल होना स्टार्ट हो। थर्ड आती है हमारे पास सोल्यूबिलिटी। क्या आती है, कितना वो डिसोल्व हो सकता है किसके अंदर, उस कंपाउंड के अंदर। क्लियर है? फोर्थ वन आती है हमारे पास डेंसिटी। क्या आती है, डेंसिटी का मतलब क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब एक पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितना मास ऑक्यूपाई हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसकी डेंसिटी होती है। तो ध्यान से देखो बेटा, सबसे पहले है हमारे पास फिजिकल स्टेट। कौन सी है, तो दे फॉर्म डेफिनेट पैटर्न्स। वो क्या बनाते हैं, डेफिनेट पैटर्न बनाते हैं, दैट इज क्रिस्टल लैटिस, जिसे हम क्या बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, इनके बीच में गैप नहीं होता। आयनिक कंपाउंड जनरली कौन से स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। कौन से स्टेट में, अच्छा आपने पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड गैस, सबसे कम स्पेस किसके बीच में होता है, सॉलिड के बीच में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनाते हैं, एक पैटर्न बनाते हैं, किनके बीच में ज्यादा स्पेस तो है नहीं, और इस पैटर्न को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। क्या बोलते हैं, क्रिस्टल लैटिस। क्या होता है, 3D अरेंजमेंट होता है किसका, कैटायन और एनायन का। आ गया बेटा समझ में? फॉर एग्जाम्पल इन NaCl, बात करें हम NaCl की, तो क्रिस्टल ड्यू टू क्रिस्टल फॉर्मेशन, NaCl क्रिस्टल जिसकी फॉर्मेशन किसकी वजह से होती है, क्रिस्टल फॉर्मेशन। दे आर सॉलिड्स, कौन से स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बिटवीन द कंस्टिट्यूएंट्स, क्योंकि इनके बीच में कैसी बॉन्डिंग होती है। अब ध्यान से सुनना, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जो आयनिक बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होते हैं, वो कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, और जबकि कोवलेंट वाले जो होते हैं वो कौन सी स्टेट में पाए जाते हैं, लिक्विड स्टेट में। कौन सी स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। अच्छा मुझे ये बताओ किसको तोड़ना आसान, लिक्विड को। लिक्विड को अलग करना आसान है ना, सॉलिड को अलग करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे किसके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड क्या होती है, स्ट्रॉन्गर होती है। क्लियर? नेक्स्ट है सर हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कौन सा है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, वो टेम्परेचर जिसपे मेल्ट होना स्टार्ट हो। बॉइलिंग पॉइंट जिसपे बॉइल होना स्टार्ट हो। पता है आपको वाटर का कितना होता है मेल्टिंग पॉइंट, वेरी गुड बेटा, शाबाश, तरक्की पे हो। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, और मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है इनका, हाई होता है। अगर आप नमक को, NaCl को मेल्ट करना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1000 केल्विन से भी ज्यादा का टेम्परेचर देना पड़ता है। क्लियर है? तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है बेटा,
हाई होता है। बॉईल करने के लिए क्या देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हमारे पास दो एलिमेंट्स है, दोनों के बीच में बॉन्ड बनी हुई है, ये बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा। इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए क्या देनी पड़ेगी, ज्यादा, और ज्यादा एनर्जी कहां से आएगी, ज्यादा टेम्परेचर से। क्लियर है क्या, आ गया समझ में। थर्ड है बेटा सोल्यूबिलिटी। थर्ड क्या है, सोल्यूबिलिटी। तो वी नो लाइक डिजोल्व लाइक, हमें पता है लाइक किसके अंदर डिजोल्व होता है। ये नया है क्या, नया है, बिल्कुल नया है। अभी ध्यान से सुनना, ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है ना बेटा, ये आपकी कम से कम भी ये लगा के चलो 50 to 55 टाइम्स वापस रिपीट हो। क्लियर है। तो आपको ये समझना जरूरी है कि जनरल प्रॉपर्टीज हम निकालते कैसे। जैसे आपने पढ़ा एनी कंपाउंड्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, तो इनका टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा। क्लियर। सोल्यूबिलिटी के अंदर हमारे पास एक टर्म आती है दैट इज नोन एज लाइक डिसॉल्व लाइक। कौन सा, लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है बेटा, जो पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व होते हैं। अब आपको ये पता होना जरूरी है कि नॉन पोलर कौन से होते हैं और पोलर कौन से होते हैं। तो ध्यान से देखो, NaCl और H2 दैट इज हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, क्या इनके बीच में कोई भी चार्ज आ रहा है, नहीं आ रहा। सारा का सारा इलेक्ट्रॉन सेंटर पे रहेगा, कहां पे रहेगा। अब बात करें Na और Cl की, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज है, इसके ऊपर बॉन्ड बन रही है, Cl की तरफ कुछ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे पार्शियल। दो अपोजिट पोल्स बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, वन इज नोन एज पॉजिटिव पोल एंड द अनदर वन इज नोन एज, दैट इज अ पोलर मॉलिक्यूल, दैट इज अ, किसके अंदर डिसॉल्व होगा, पोलर के अंदर। जिसके अंदर बात करें हम हाइड्रोजन H2 होगी, किसकी, ऑक्सीजन, और साथ में क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन लगे हुए हैं। तो ऑक्सीजन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, दैट इज पार्शियल, इसके ऊपर पार्शियल, ये भी क्या है, पोलर, मतलब NaCl H2O के अंदर क्या हो सकता है, आ गया क्या समझ में। क्लियर है। पोलर किसके अंदर डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर। ये आप अच्छे से पढ़ोगे 11th क्लास की ऑर्गेनिक में, जो चैप्टर 11। क्लियर है। नेक्स्ट है सो पोलर कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स। तो पोलर कंपाउंड्स किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, नाउ आयनिक कंपाउंड्स हैव अ चार्ज दैट इज दे आर पोलर। तो आयनिक कंपाउंड्स के अंदर क्या होता है, चार्ज होता है, मतलब ये कैसे हैं, तो किसके अंदर डिसॉल्व होंगे, पोलर के अंदर। आ गया क्या समझ में, लाइक डिसॉल्व, therefore they will dissolve in polar solvents like water, इसलिए वो polar solvents में dissolve होते हैं, जैसे कि, so all ionic compounds are soluble in polar solvents। जितने भी ionic compounds हैं सारे के सारे किसमें होते हैं, and insoluble in which are non polar in nature। क्लियर है क्या, आ गया समझ में, सोल्यूबिलिटी लिख दोगे। नेक्स्ट है सर हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, क्या बोला तुम, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, वेरी गुड। आगे देखो बेटा, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक वायर, क्या है, इस वायर में से करंट को पास होना है। तो करंट कब पास होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया हुआ कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट में, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, फ्लो करते हैं, और उसकी वजह से क्या जनरेट होता है, करंट जनरेट होता है। तो सर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कब होंगे, अब यहाँ पे हमारे पास ना आयंस तो बन गए, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। तो अगर इनकी मूवमेंट होगी तो क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा। तो सर ये आयंस में ब्रेकडाउन होना जरूरी है ना। अब हमारे पास सिंपल नमक पड़ा है, क्या इसके अंदर कोई आयंस है, नहीं सर। जैसे मैं इसको वाटर के अंदर डाल दूंगा, किसके अंदर डाल दूंगा, वाटर के अंदर, तो ये आयंस में टूट जाता है। कौन कौन से आयंस में, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। और ये आयंस क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। क्लियर है, ध्यान से सुनना। इट इज ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ फ्री आयंस। फ्री मूवमेंट किसकी, फ्री आयंस की, इसकी वजह से क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट। तो सर ये फ्री मूवमेंट फ्री आयंस की कब होती है, आयनिक कंपाउंड के अंदर, जब इसको हम डिसोल्व कर देते हैं, किसके अंदर, आ गया समझ में। तो व्हेन डिसोल्व दे ब्रेक इनटू आयंस, जैसे ही हम इसको डिसोल्व करते हैं, ये ब्रेक हो जाते हैं किसके अंदर, और ये आयंस क्या करते हैं, फ्रीली मूव करते हैं, जिसकी वजह से क्या जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, कंडक्ट करते हैं किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। आ गया समझ में। नेक्स्ट है सर नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। नॉन डायरेक्शनल इन, तो
व्हेन वी आर टॉकिंग ऑफ डायरेक्शंस इन 3D स्ट्रक्चर, अगर हम बात करें डायरेक्शंस की, किसके अंदर, वी आर टेकिंग अबाउट 3 कोऑर्डिनेट्स, हम 3 कोऑर्डिनेट्स लेते हैं, वन इज x and the another one is y and the last one is, तो सो इन NaCl और any other ionic compounds the ion can take place in any direction। अगर हम बात करें किसी भी ionic compound की तो वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, नॉन डायरेक्शनल होते हैं नेचर में, कैसे होते हैं, therefore डायरेक्शन इज नॉट फिक्स, इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होते हैं नेचर में, कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल।